मेरे प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। शिक्षा से संबंधित यह चैनल आपके लिए उपयोगी है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर और लाइक भी करिएगा। बेटा, यह चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्या है हम बताने चल रहे हैं बेटा आपको, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे प्यारे बाबू, ध्यान से ये समझ लीजिए, इसको जानने के लिए बेटा हमको सघन और विरल माध्यम जानना होगा। क्या होता है बेटा सघन माध्यम, क्या होता है विरल माध्यम? देखिए, सघन और विरल की परिभाषा तो लोग कहते हैं जो पास पास होते हैं, जिसमें कण पास पास होते हैं, सघन होता है। जो कण दूर दूर होते हैं, जिसमें वह विरल होता है। लेकिन सघन और विरल का जो परिभाषा है बेटा, यह वास्तविक परिभाषा जो होगा तुलनात्मक है। सघन और विरल शब्द ही तुलनात्मक शब्द है। अगर साहित्य से देखा जाए तो सघन और विरल यह तुलनात्मक परिभाषाएं हैं। कैसे हैं ये बता दें आपको बेटा। जैसे सघन क्या, घना, तो घना किससे घना? तो उसका कोई आधार होना चाहिए ना कि इससे घना इससे घना। तो कहने का मतलब, हम इसको एक परिभाषित अपना स्वयं का परिभाषा है बेटा। परिभाषा में क्या है देखिए, सघन का परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं, या सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं बेटा, यह अपेक्षाकृत पास पास होते हैं। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत पास पास होते हैं। अपेक्षाकृत यानी अपेक्षाकृत का मतलब कि जितना अपेक्षा किया गया है, अपेक्षाकृत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। देखिए बेटा, सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत पास पास होते हैं। और दूसरा परिभाषा स्वयं अपने आप जान गए होंगे आप। विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं, देखिए इस सघन माध्यम है। विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। यानी विरल माध्यम में मेरे प्यारे बच्चों, विरल माध्यम क्या है बेटा? विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। बस यही बदल देना है, अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। इतनी जानकारी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सघन माध्यम और विरल माध्यम जान गए। देखिए, हवा और पानी की तुलना करेंगे बेटा, तो हवा जो है ना, यह विरल माध्यम है क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं पानी की अपेक्षा। और पानी क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। किसके लिए? हवा के लिए। अगर हम यही बात कह दें कि पानी और कांच, तो यहाँ पर पानी जो हो जाएगा बेटा विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन माध्यम हो जाएगा। तो यही कहा जाएगा कि पानी जो है, कांच की अपेक्षा पानी में जो माध्यम के कण हैं पानी के, वे दूर दूर हैं, इसलिए यह कांच की अपेक्षा विरल है। और कांच जो है, कांच में माध्यम के कण पानी की अपेक्षा दूर दूर हैं, इसलिए यह पानी की अपेक्षा सघन है। तो आप समझ गए होंगे हमारी चीज़ को समझने के लिए। देखिए, इससे यूट्यूब पढ़ाने वालों के लिए भी फायदा होगा। बेटा, पढ़ाई एक अनुभव की चीज़ है, टीचिंग भी एक अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि हम पास हो गए, इंटरमीडिएट पास हो गए, बीएससी कर लिए तो हम अध्यापक हो जाएंगे। नहीं, इसमें बहुत समय लगता है बेटा। अध्यापक बनने के लिए, भाषा का बोध होने के लिए, परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, ये अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, इसमें बहुत समय लगता है।
मामूली नहीं है। जितना आदमी पढ़ाता जाएगा वैसे वैसे अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे लड़कों की क्वालिटी के अनुसार पढ़ाता है। ये सब चीज़ें आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम, विरल माध्यम के विषय में बता दिए बेटा। अब आइए बेटा हम इसको मिटाएंगे, मिटा के हम आपको क्रांतिक कोण के विषय में बता दें बेटा। क्या होता है क्रांतिक कोण मेरे प्यारे बच्चों? देखो बेटा, हम यहाँ पर बता दें मेरे प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण के विषय में बताने चल रहे हैं बेटा। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए, यह पूरा माध्यम सघन है बेटा, यह माध्यम विरल है, यह भी माध्यम बेटा विरल है। यह डिवाइडर एक तरीके से है बेटा, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब हम क्रांतिक कोण के विषय में पहले हम इसकी व्याख्या समझा दें बेटा, कैसे क्रांतिक कोण बनता है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए, आना चाहिए बेटा ए, आना चाहिए ए, लेकिन देखिए चली जा रही है ए। तो अब क्या कहेंगे बेटा हम इसको? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। क्लियर हो गया ना? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसे जैसे सघन माध्यम में जो कोण बनता है ये आपतन कोण है। जैसे जैसे सघन माध्यम में बनने वाले आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, देख बेटा ये था आपतन कोण I1, अब ये हो गया I2। ये जैसे जैसे सघन माध्यम में बनने वाले आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। यह सघन माध्यम में बना वह कोण, यह देखिए, यानी सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो बेटा जो क्रांतिक कोण क्रिटिकल, यह क्रिटिकल एंगल सी से, क्रिटिकल एंगल कहाँ बन रहा है? सघन माध्यम में बन रहा है। तो परिभाषा हम फिर से बोल रहे हैं एक बार। एक तो व्याख्या देखिए, व्याख्यात्मक परिभाषा बता रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में बनने वाला वह कोण, अब यही चीज़ से परिभाषा है देखिए, सघन माध्यम में बनने वाला वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो बेटा ये 90 अंश का क्रांतिक कोण मत समझ लेना, यह सघन माध्यम में बनने वाला यह कोण क्रांतिक कोण है। यह तो परिभाषा एक बार में बता दे बेटा, केवल परिभाषा बता रहे हैं, व्याख्या कर दिए। सघन माध्यम में बनने वाला वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बनने वाला वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यही बेटा क्रांतिक कोण है, क्रांतिक, यही क्रांतिक कोण है। देखिए यही जो है यहाँ से यहाँ तक, यही क्रांतिक कोण है। इसी के लिए विरल माध्यम में बनने वाला कोण जो है 90 अंश के बराबर हुआ है। ये अभिलंब है, बता दिए हैं ऊपर, आप जान गए होंगे बेटा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी जगह से बेटा पूर्णांतरिक परावर्तन भी है।
देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित कब होगी? जब सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान यानी आई, सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान एंगल आई, आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं। देखिए, ये क्रांतिक कोण यहाँ से यहाँ है, ये अब इससे हम क्रांतिक कोण का मान थोड़ा, ये देखिए, ये सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिए, तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में न आकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं, यानी कोण आई इज ग्रेटर देन, यहाँ कोण लिख देते हैं सीधा सीधा, नहीं तो इज ग्रेटर देन कोण उल्टा हो जाएगा। देखिए, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण यह है बेटा आई का मान जब क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण के मान से जब बढ़ा देते हैं बेटा, तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में न आकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बेटा। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन एक ही समझ लीजिए। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणों को दो माध्यमों में जाना चाहिए। बेटा, ठोस बात बता रहे हैं, सोच लो। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणों को दो माध्यम में जाना चाहिए, और यही अपवर्तन को पढ़ाते पढ़ाते हम कह दिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल दिए। क्यों? कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, हालांकि अपवर्तित यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ परावर्तित बोल दे रहे हैं। यही परावर्तित किरण एक ही अपवर्तित, दोनों एक ही माध्यम में गमन कर रही है। यानी स्पष्ट हुआ कि अपवर्तन के जगह ये परावर्तन की घटना घट जाती है, इसीलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार इसको फिर से हम बोलेंगे बेटा, अब पूरी बात लयबद्ध बोल देते हैं, जैसे किताब लिखते हैं या किताब में समझाया जाता है वैसे बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बेटा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनता है। दूसरी बात, अब यदि सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं, तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में न आकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बेटा, इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जान गए होंगे बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उपयोगिता के विषय में कहाँ कहाँ आपको जानकारी होगी कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। याद कर लीजिए बेटा, जब कोई चीज़ चमका, अब चमकदार हुआ, जहाँ देखते हो कि बहुत चमक रहा है, शीशा नहीं, जैसे हीरे का चमकना, कोई चीज़, ये जितनी भी इसके विषय में हम लिख देते हैं बेटा थोड़ा। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है बेटा, हम लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, यहाँ पर हम लिख दिए बेटा कि हीरे का चमकना, पहली बात तो हम यही बता दिए कि जब भी कोई चीज़ चमकदार चमके तो समझ लीजिए कि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई है। जैसे हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार भी चमकता है। रेगिस्तान में, भाई रेगिस्तान में जो मरीचिका होते हैं, क्या है मरीचिका के विषय में बता दें। जब बहुत दूर से कोई चीज़ अगर नहीं दिखाई देता है बेटा, तो ऐसा लगता है
कि आगे तालाब है। जब आप कोई वाहन से जब यात्रा करते हैं तो आगे दिखाई देगा कि आगे कोई तालाब है और पेड़ पौधों का जो प्रतिबिंब उल्टा बनने लगता है, आभास होने लगता है, तो वह उसी को हम मरीचिका बोलते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका ठंडे प्रदेश में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये बता दें आपको। बेटा रे, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे जैसे ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, उसका ताप बदलता जाता है। हर जगह अलग अलग ताप होता है और ताप अलग अलग होता है और माध्यम भी परिवर्तित होती है। हर एक लेयर पर माध्यम अलग अलग होते जाते हैं। यही स्थिति ठंडे प्रदेशों में भी है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई से आते हैं वैसे वैसे माध्यम सघन विरल माध्यम परिवर्तित होते जाते हैं। तो उसी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। चलिए बेटा, हम क्रांतिक कोण और पुरांतिक परावर्तन से संबंधित जानकारी आपको दे दिए बेटा।